नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई अलग अलग एग्ज़ामों के लिए ठीक ठाक चल रही होगी। तो कल तक हमने हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट में रेनेसां वाले पीरियड को डिस्कस किया था, पुनर्जागरण वाले काल को। वो सिर्फ एक चर्चा मात्र थी। अभी हम लोग, आप जानते ही हैं कि एक इंट्रोडक्शन टाइप का लेक्चर चला रहे हैं कि हमें हिस्ट्री को क्या पढ़ना, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। इन सब चीज़ों से हम आपका खाली परिचय करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 4-5 लेक्चर्स तो लगते ही हैं। तो आज उस चीज़ का लास्ट लेक्चर है, हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट का सेकंड पार्ट, और इसी में हम लोग सारा कंक्लूड कर लेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडिया की ही। मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक भारत की। तो पढ़ते पढ़ते हम पहुंच चुके थे, हम लोग पहुंच चुके थे रेनेसां में, यानी कि पुनर्जागरण वाले काल में। ठीक, और हमने देखा कि किस प्रकार से पुनर्जागरण ने एक प्रमुख भूमिका निभाई राष्ट्र के, कह सकते हैं कि नेशनल अवेकनिंग में, है ना। अवेकनिंग मतलब एक प्रकार से गहरी नींद से जगाने वाली बात करी है इन सबकी टीचिंग से, जिसमें हमने राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सईद अहमद खान और दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सब का एक इमेंस रोल है। और इन्होंने नेशनल मूवमेंट में आध्यात्मिक रूप से, कह सकते हैं, इस प्रकार से भूमिका निभाई। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते रहे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर चेक करेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब हम फटाफट देखते हैं कि और हमारी किस तरीके से हिस्ट्री आगे बढ़ती है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अच्छा, इकोनॉमिक हिस्ट्री, या कह सकते हैं अंग्रेजों की आर्थिक नीति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना होगा, एक तो पढ़ेंगे आप इसमें लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। छोटी सी चर्चा मैंने कल करी भी थी इस बारे में। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी यानी कि भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति पढ़नी होगी आपको इनकी, कि किस तरीके से इन्होंने भारतीय बाजार को बदल के रख दिया। और इनकी इन आर्थिक नीतियों की वजह से हम देखते हैं कि कई सारा चेंज हमको देखने को मिलता है। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया, कॉटेज इंडस्ट्री को समाप्त कर दिया। जो लोग किसी प्रकार से किसी दूसरे धंधे में एंगेज थे, उनको मजबूर किया कि वो भी खेती करें, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं रह गया था। तो जो स्किलफुल पीपल थे, उनको भी मजबूरी में क्या करनी पड़ी, खेती करनी पड़ी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट था भारत की एग्जिस्टिंग अर्थव्यवस्था में, ये आपको समझना होगा। BL ग्रोवर वाली किताब में ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से समझाई गई हैं। ठीक, इसको पढ़िएगा, समझिएगा किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, डिसरप्ट कर दिया, है ना। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग, और कैसे भारतीय बाजार में अब सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट बिकने लग गए थे और जो इंडियन प्रोडक्ट थे उनका स्थान समाप्त हो चुका था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इंग्लैंड में चल रहा है क्या, औद्योगिकरण, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का परिणाम ये रहा कि वहाँ पे बनने वाली जो चीज़ें थी वो भारत के बाज़ार में आती हैं। इट फ्लडेड द मार्केट ऑफ इंडिया। दरअसल बड़े मज़े की बात यह है कि जो कच्चा माल इंग्लैंड पहुँच रहा है, वहीं से पूरा वो पैक होकर जो यहाँ का जो सूती है, यानी कि जो कॉटन, कपास, वो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी, और वहाँ कपड़े बनकर इंडिया में आ रहे हैं और वो बिक रहे हैं। ठीक, तो भारत में बनने वाले कपड़े अब कौन खरीदेगा, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है इंडिया के कपड़ों में, क्योंकि वो हैंडमेड है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गई होगी, समाप्त हो गई होगी। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है भारत के इतिहास का, जिसको आपको पढ़ना होगा। एक चीज़ तो ये रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम जिक्र कर लेते हैं 1857 की क्रांति का। सिर्फ जिक्र हुआ क्यों था। 1857 की जो क्रांति थी वो जाहिर सी बात है कि पिछले 100 सालों का परिणाम थी। जो 1757 से लेकर 1857 के बीच में ब्रिटिश ने जो भी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी,
और उनको थोपा है भारतीय जनमानस के ऊपर, ये उसका परिणाम है। ठीक, और इसमें कई सारे सेक्शंस प्रभावित हुए, चाहे वो यहाँ के रजवाड़े हों, चाहे यहाँ का समाज हो, चाहे यहाँ के सोल्जर्स हों, क्योंकि इन्होंने एक आर्मी बना के रखी थी और आर्मी ही क्या करेगी, इनका साम्राज्य विस्तार करेगी। और इन आर्मी में रिक्रूटमेंट कहाँ से होते होंगे, भारत के ही लोगों से। तो अपने ही भारत के लोग जब दूसरी जगह आक्रमण करने जाते थे तो दूसरे जगह के भारतीयों के ऊपर गोली चला रहे होते थे। ठीक, तो ब्रिटिश का जो कैरेक्टर था ये बहुत देर में समझ में आया होगा। ठीक, तो 1857 की जो क्रांति है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना चाहिए। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से भी रहती ही है। ठीक है, तो वो जो आक्रोश था ना जनमानस में, ये उसका परिणाम है, आक्रोश अर्थात डिसकंटेंट। ये डिसकंटेंट लगभग भारत में रहने वाले सभी समाज के सभी वर्ग में था। ठीक है ना, तो वो एक प्रकार का उबाल था। और कह सकते हैं कि ये जो पिछले 100 साल में जो सामग्री तैयार हुई है ब्रिटिश के द्वारा, उसमें एनफील्ड वाली राइफल ने एक चिंगारी का काम किया था। तो बस रिवोल्ट हुआ, लेकिन रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उत्तर भारत तक सीमित था और क्योंकि अंग्रेज़ों की आर्मी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, इनके पास बेहतरीन कमांडर्स थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं ये रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया। और हम ये भी देखते हैं कि कैसे ये एक आई ओपनर था किसके लिए, ब्रिटिश के लिए, कि अगर इनको भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अपने शासन करने के तरीक़ों में बदलाव करना होगा। और इन्होंने शासन करने के तरीक़ों में थोड़ा बदलाव किया, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े चेंजेस किए। एक एक्ट पास किया गया जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे क्या है, गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा सा कम कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया, और उसके स्थान पर वाइसरॉय की नियुक्ति की गई। और पहले वाइसरॉय हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक, कभी कभी पीसीएस जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। चीज़ें जारी रहीं, चलती रहीं, और हम देखते हैं आगे फिर क्या होता है। आपको यहाँ पर प्रेस की भूमिका भी देखनी पड़ेगी। किसकी भूमिका देखनी पड़ेगी, प्रेस की। प्रिंटिंग प्रेस की भी भूमिका है कि कैसे इसने जनमानस को जगाने का कार्य किया और कैसे जो देसी भाषा में चलने वाले जो न्यूज़पेपर्स थे उनके माध्यम से ब्रिटिश की कारगुजारियाँ भारत के लोगों तक पहुँच रही थी। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है इसका, प्रेस का। ठीक है ना, और इसकी शुरुआत जो है वो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही हो चुकी है। इनफैक्ट प्रेस की शुरुआत अगर देखा जाए भारत में हुई थी पोर्टुगीज़ के द्वारा, जो वो लोग प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। तो प्रेस वाला जो चैप्टर है ये भी आपको पढ़ना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एक्ट लाए गए प्रेस की आवाज़ को दबाने के लिए। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का नाम आपने सुना होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय का है, 1878 का, कि किस प्रकार इसने देसी भाषा के जो भी न्यूज़पेपर्स थे उसको, उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। तो इसका भी अपना इतिहास है जो चलेगा लगभग भारत की आज़ादी तक। इसको भी आपको पढ़ना होगा, प्रिंटिंग प्रेस और उसकी भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस और उसकी भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर शुरुआत होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, अर्थात भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की। और इसकी शुरुआत मानी जाती है कांग्रेस की स्थापना से, जो शुरू होता है 1885 से लेकर 1947 तक, 1947 तक। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को अगर हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें, है बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट, लेकिन इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हम इसको सिर्फ अगर सरलता से समझने की कोशिश करें तो इस पूरे पीरियड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इतिहासकारों ने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। क्यों? क्योंकि जो लीडरशिप इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में मिली है वो 3 अलग अलग प्रकार की लीडरशिप मिली है। ठीक है, तो उसी आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज़ है, उसमें जो शुरुआत के जो नेता लोग थे कांग्रेस के, जिसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। ठीक, पढ़ेंगे इसको विस्तार से हम कि क्यों करी गई, पर्पस क्या था कांग्रेस की स्थापना करने का, ये सब विस्तार से पढ़ेंगे। तो 1885 से 1905 के बीच का जो 20 साल का टाइम है, इसको कहा गया है मॉडरेट अर्थात उदारवादी युग। ये कौन सा युग है? एक उदारवादी युग है। उदारवादी से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो नेता थे इस टाइम के 20 सालों तक, वो काफ़ी उदारवादी प्रवृत्ति के थे
और वो लड़ने झगड़ने में, छीनने झपटने में विश्वास नहीं करते थे। इनका पूरा विश्वास किस चीज़ में था? ब्रिटिश के जस्ट कैरेक्टर में। जस्ट कैरेक्टर मतलब कि ब्रिटिश वर वेरी ज्यूरिस्ट, हम कह सकते हैं कि वो न्यायप्रिय शासक के रूप में उनको देखते थे। और अगर हम उनके सामने कोई लिखित मांग भेजेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में ब्रिटिश हमारी मांगों को मान लें। तो ये इनकी जो कार्यवाही थी वो अखबारों तक सीमित रहती थी, मीटिंग्स तक सीमित रहती थी, ऐसी कोई क्रांति क्रिएट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए इनका जो विचार था ये सड़कों पर हमको नहीं दिखाई देता था। ऐसा नहीं है कि दादा भाई नेहरू जी ने इकट्ठा करी भीड़ और एक हुजूम उमड़ पड़ा है दादा भाई नेहरू जी को सुनने का। ऐसे ही चित्र हमको देखने को नहीं मिलते इन 20 सालों में। लेकिन इन्हीं 20 सालों में कुछ ऐसे नेता भी रहे होंगे जो अपने इन शीर्ष नेताओं को देखते थे और मन ही मन सोचते थे कि यार इस प्रकार से क्या आज़ादी मिल सकती है हमको? तो उसका जवाब शायद नहीं मिल सकती ऐसे। तो तब दूसरी पंक्ति के जो नेता थे इस समय के, वो आगे आते हैं। धीरे धीरे देखते हैं कि ये तो हद हो गई। हर साल बरसाती मेढक की तरह टर्र टर्र करते हैं अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, और कहते हैं कि भैया ऐसे आज़ादी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इस 20 साल के समय में हमें ये भी पता लगाना होगा कि मेजर इवेंट कौन कौन से हुए थे। इनमें से क्वेश्चन यहाँ से ये भी आते हैं कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, अध्यक्षता कहाँ हुई थी, कि क्या कोई इन मॉडल लीडर्स की कुछ उपलब्धि थी भी या नहीं, और कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का क्या रवैया था। इन सबके संबंध में कुछ वाइसरॉयज के स्टेटमेंट भी हैं, जैसे कि लॉर्ड डफरिन का है, लॉर्ड कर्जन का है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो इस दौर के मतलब इस फेज के अंतिम फेज में हम देखते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं? बंगाल का विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये काम हुआ है लॉर्ड कर्जन के समय में, जो इस समय वाइसरॉय हैं। इनका टाइम पीरियड आपको पता ही होगा, 1899 से 1905। इसके बीच में ये रहे हैं 6 साल तक, और इन 6 सालों में इनका जो सबसे विवादास्पद कह सकते हैं कि जो कार्य था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक, पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया है बंगाल में, उसको हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने हम कह सकते हैं कि कई मामले में ये राष्ट्रवादी आंदोलन की दशा और दिशा को प्रभावित किया था। महिलाओं को मजबूर कर दिया था, पहली बार चौका बर्तन छोड़ के आइए और आंदोलन में शामिल हुई। चर्चा की जाएगी इसके बारे में पूरी विस्तार से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद शुरू होता है दूसरा फेज। ठीक है ना, इसके बाद शुरू होता है दूसरा फेज और उसका नाम है एक्सट्रीमिस्ट फेज, अर्थात उग्रपंथी विचारधारा वाले जो लोग हैं। इनका टाइम पीरियड चलता है 1905 से लेकर 1919 तक। ये 14 साल का जो समय है, इसमें भी कई सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें 1907 की, तो सूरत अधिवेशन के लिए कांग्रेस का अधिवेशन काफ़ी जाना जाता है कि कैसे कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, गर्म दल और नरम दल। और 1916 तक ये दोनों क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। ठीक, इसी बीच हम देखेंगे 1906 में, इससे 1 साल पहले, मुस्लिम लीग की स्थापना होते हुए हम देखेंगे। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि बीज बोए जा रहे हैं किस चीज़ के? संप्रदायवाद के, कम्युनलिज्म के। द सीड ऑफ कम्युनलिज्म वॉज सोन इन 1906। जो 1940 तक एक ऐसा विकराल वृक्ष बन जाता है जो संप्रदायवाद का एक चरम है। और इन्हीं वजहों से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मांग उठी। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो के समय की बात है कि कैसे एक शिष्टमंडल इनसे मिलने गया शिमला में, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, मुसलमानों के लिए भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक हिंदू की सिर्फ हिंदुओं की क्या बन चुकी है? एक राजनीतिक दल बन चुका है। कल के दिन भारत अगर आज़ाद होता है तो सत्ता किसको मिलेगी? हिंदुओं को मिलेगी। कुछ इस प्रकार की बातें इनके दिमाग में चलनी शुरू हो गई हैं। तो इस संप्रदायवाद के बीज बो दिए गए हैं, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे विकराल रूप ले लेता है। ठीक, और भारत के 2 भाग भी करेगा लास्ट में, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान। बात समझ रहे हैं? इसके बाद की बात देखते हैं अब। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये इसी फेज में होता है, ये भी पढ़ेंगे हम। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करी गई लॉर्ड हार्डिंग के समय में, वो बम कांड, ठीक है, वो सब आपको याद होगा। 1913 में
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, ये भी याद रखने जैसी बातें हैं, जो कब तक चलता है 1919 तक, शायद ये 1914 है, सॉरी। और इसी दौरान हम देखते हैं कि ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और हम देखते हैं कि भारत से बाहर भी कई सारी आतंकवादी गतिविधियाँ, या कह सकते हैं कि उग्रपंथी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। कई सारे भारत के आंदोलनकारी भारत से बाहर जाके बस गए हैं, कनाडा, यूएसए और खुद इंग्लैंड और यूरोप के कई दूसरे देश। तो इस दौरान हमको उन सब की गतिविधियों पर भी नज़र रखनी होगी कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं और किस प्रकार से इन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कंट्रीब्यूट किया है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, ठीक। फिर हम पहुँच जाते हैं, इससे पहले कि हम गांधीवादी फेज में पहुँचें, इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक तो है आपका होम रूल लीग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक वाला। इसी प्रकार लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट वाली बात आपको समझ में आएगी। ये लखनऊ समझौता क्या है, अध्यक्ष कौन था, क्या क्या हुआ था, ये समझौता है किस बात का, इस बारे में समझने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। लखनऊ पैक्ट और फिर रोलेट एक्ट। याद रखने वाली बात यह है कि गांधी जी आ चुके हैं कहाँ, अफ्रीका से वापस इंडिया 1915 में 9 जनवरी को। रोलेट एक्ट, और उसके बाद जलियांवाला बाग कांड, इसको नहीं पता, सभी को पता है। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको 1919 तक होते हुए आपको दिखाई देंगी, ये सभी आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी छोड़ने ऐसा नहीं है, ओके। फिर हम आते हैं वापस तीसरे फेज में, जिसका नाम है गांधीयन एरा, यानी कि गांधीवादी युग। गांधीवादी युग की शुरुआत करी गई है 1919 से लेकर 1947 तक। गांधीवादी युग इसको इसलिए कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा क्योंकि इस युग में सबसे अधिक डोमिनेट अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम है महात्मा गांधी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस फेज में और सारे नेताओं के बारे में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, सबका कोई योगदान है इसमें, सबका। तो गांधी को रखिए एक तरफ, गांधी और उनकी विचारधारा एंड हिज टेक्निक्स, इसको आप रखिए अलग, प्लस जो अदर जो आंदोलनकारी हैं उनको हम रखेंगे एक साथ, सबको अलग। फिर उसमें चाहे मोतीलाल नेहरू हों, चाहे CR दास हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे खुद उनके बेटे मोतीलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू हों, मैं नेहरू लिख दे रहा हूँ खाली, और भी कई सारे नेता, सुभाष चंद्र बोस हों, इन सबका योगदान है, सबका योगदान है। गांधी को थोड़ा सा अलग तवज्जो दी गई है, ठीक है, जिसको हम समझेंगे विस्तार से कि ऐसा क्यों है, इतिहासकारों ने गांधी को इतनी वैल्यू क्यों दी, इसको समझना पड़ेगा पूरा कि ऐसा क्यों है करके। तो गांधी एंड हिज टेक्निक्स, इन्होंने इस प्रकार से डोमिनेट किया है इस वाले फेज को कि इनके लीडरशिप में 3 बड़े आंदोलन हमको देखने को मिलेंगे। एक तो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब के अतिरिक्त गांधी को सिर्फ हम एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं जानेंगे, गांधी इससे भी काफ़ी बढ़कर हैं, गांधी एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। गांधी वॉज मोर देन अ पॉलिटिशियन, ही वॉज द सोशल रिफॉर्मर। 1915 में गांधी जी वापस आए अफ्रीका से। अफ्रीका में उन्होंने जो कुछ किया पढ़ेंगे बाद में। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि भैया तुम इंडिया को नहीं जानते हो, जाओ घूम कर आओ पूरे भारत को। गांधी भारत घूमने निकले, लगभग 1 साल तक यात्रा करी। यात्रा करने के बाद पहुंचते हैं, कहते हैं कि पूरे भारत को घूम पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे बात समझ में आ गई है। गांधी का मानना है कि ब्रिटिश रूल इज नॉट द प्रॉब्लम, ब्रिटिश शासन समस्या नहीं है, समस्या गहरी है और वो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में ही छिपी हुई है, उसको भी सुधारना काफ़ी जरूरी है अकॉर्डिंग टू गांधी। वो सामाजिक बुराइयां क्या थी, जैसे सुपरस्टिशन अर्थात अंधविश्वास, अनटचेबिलिटी,
कंडीशन ऑफ वुमन, महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक नहीं है, ठीक। और रिच और पुअर के बीच में काफ़ी दूरी है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड है। इस प्रकार गांधी जी इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्रिटिश इज़ नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम लाइज इन दिस सिस्टम। अगर ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं होती तो हो सकता है ब्रिटिश भारत में शासन कर ही नहीं पाते, क्योंकि अगर जहाँ पर ये सारी कमजोरियाँ रहेंगी तभी तो कोई आप पर शासित कर सकेगा। ये गांधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो गांधी को हम सिर्फ एक राजनीतिज्ञ के रूप में ना देखेंगे, जबकि उनके बाकी जो काम कर रहे हैं जब वो राजनीति नहीं कर रहे होते हैं तब भी कुछ ना कुछ एक्टिवली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जो शोषित वर्ग है भारत का, हरिजन नाम दिया इन्होंने, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो ये पार्ट तो हो गया गांधी का। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू और CR दास के नेतृत्व में हम देखेंगे कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद इन्होंने आंदोलन को जीवित रखने के लिए स्वराज पार्टी बनाई। इनके संघर्ष करने का तरीका थोड़ा अलग है। इनका मानना है कि हम परिषदों में प्रवेश करेंगे, चुनाव जीतेंगे और वहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क है ये भी, गांधी जी ने इसकी सराहना करी है। तो कुछ समय तक ये रहा। फिर आपको याद होगा साइमन कमीशन वाला एपिसोड, वो 1928 में होता है। फिर आपको ये भी याद होगा कि 1929 का लाहौर का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय की लाठी से मृत्यु हो जाती है, सॉन्डर्स की। इसका बदला भगत सिंह लोग लेते हैं। तो इसी दौरान हम ये भी देखेंगे कि जब गांधीयन एरा चल रहा है तो इतिहासकारों ने एक नाम और दिया है दूसरे फेज को, जिसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का भी नाम दिया है कुछ पार्ट को, जिसमें हम देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और यशपाल, कई सारे ऐसे लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने अपनी तरीके से आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। हम ये भी देखेंगे कि कैसे HSRA इन सब की स्थापनाएं होती हैं, जिनके बड़े ही अच्छे उद्देश्य थे, लेकिन क्योंकि युवा हैं कुछ बात में भड़क जाते हैं और अपने उस उद्देश्य को भूल जाते हैं पीछे। उद्देश्य बड़े ही शानदार थे, रूसी क्रांति से प्रभावित थे और भारत को एक रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना चाहते थे, ठीक उसी तरीके से जैसे कि रशिया में हुआ था समाजवादी जो आंदोलन था वो। HRA और HSRA को भी हम डिटेल में समझेंगे, भगत सिंह के भी जो भी एक्टिविटीज़ थे उनको भी हम देखेंगे। फिलहाल इनका ध्यान, इस चीज़ ने ध्यान आकर्षित कर लिया अपना, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसका बदला लिया गया, सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या करी गई। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर एक बार भगत सिंह असेंबली में चले गए और कागज़ वाले बम फेंक दिए। मूवी बनी है इसके बारे में, भगत सिंह के बारे में, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, राजकुमार संतोषी की, बहुत ही शानदार मूवी है, देखिएगा। उसके डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी और भूमिका निभाई है अजय देवगन ने। मस्ट वॉच मूवी, देख सकते हैं। तो फिर इसी बीच हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, दांडी मार्च वाला, और हम देखते हैं कि 1931 में लॉर्ड इरविन से मुलाकात हुई गांधी की, और गांधी से कहा कि आंदोलन रोक दीजिए और आपके भारत के भविष्य का फैसला यहाँ नहीं, इंग्लैंड में होगा, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाइए और वहाँ पर भारत के भविष्य का फैसला होगा। गांधी जी जाते हैं, वापस आ जाते हैं, देखेंगे कि वापस क्यों आए, और वहाँ जाकर गांधी जी ने शिरकत करने के बाद उनको क्या एहसास हुआ कि वापस चले जाना चाहिए। वापस आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करते हैं, लोगों में उत्साह की कमी देखते हैं, आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ युवा लोग बड़े नाराज हैं गांधी से कि गांधी जी करते क्यों हैं ऐसा। खासतौर पर सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जब राष्ट्रवादी आंदोलन अपने चरम पे है, तो जब चरम पे होने के बावजूद भी गांधी इसको वापस क्यों ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि आखिर गांधी ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे हम बाद में अपने शब्दों में, किताबों के थ्रू। इसके बाद 1937 का समय, प्रांतीय चुनाव होते हैं, कांग्रेस अच्छी सीटें जीतती है, मंत्रिमंडल बनते हैं। 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो ब्रिटिश के ऊपर दबाव बनता है कि भारतीयों का सहयोग लीजिए अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। ब्रिटिश ने बिना विचार विमर्श किए कांग्रेस को युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने ये बताने के लिए कि भैया हम तुम्हारे साथ शामिल नहीं है, ये लो हमारा इस्तीफा, हम तुम्हारे साथ शामिल नहीं हैं। तो 28 माह का शासन
इस पीरियड को क्या कहा जाता है? 28 मंथ रूल ऑफ कांग्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन 28 महीनों में कांग्रेस ने जहाँ जहाँ पर मंत्रिमंडल बनाए थे वहाँ पर क्या क्या बातें कही, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया और कौन कौन से लॉ पास किए, समझना होगा हमको। ये होता है। फिर मुस्लिम लीग को आप जानते ही हैं, इसी ताक में थी। मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को, और फिर अगले ही साल 1940 में इसकी मांग कर दी, टू नेशन थ्योरी अर्थात द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप जानते ही हैं। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को लेकर जो मांग उठी थी उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई है, और तब तक वो जारी रही जब तक पाकिस्तान बन नहीं गया। इसी बीच हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी है 1939 से लेकर आगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमको बहुत सारी गतिविधियां देखनी होंगी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1939 से लेकर 1945 तक इसमें ब्रिटिश सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं जिसको हर बार सिरे से नकार दिया कांग्रेस ने भी और लीग ने भी। जैसे कि ऑगस्ट ऑफर 1940 का, लॉर्ड लिनलिथगो का है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। 1942 का क्रिप्स प्रपोजल अर्थात क्रिप्स मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नकार दिया। फिर शुरू होता है क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, जिसको जाना जाता है अगस्त क्रांति के नाम से भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह आंदोलन दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं वेवल प्लान 1945 का, लॉर्ड वेवल का बनाया गया प्लान था, और इस पे विचार विमर्श करने के लिए शिमला पे मीटिंग बुलाई गई। लेकिन अड़ियल रवैये की वजह से, जो मुस्लिम लीग दिखा रही थी, उसकी वजह से वार्तालाप सफल नहीं हो सकी। ये सारे प्लान फेल हो जाते हैं। 1946 कैबिनेट मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की बात जची सबको, और संविधान सभा बनाने पे प्रस्ताव बना। ये एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, जो संविधान जब हम पढ़ेंगे ना तो ये सारी बातें पढ़नी पड़ेगी आपको, सारी बातें। तो कैबिनेट मिशन की बातों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, जो भारत के लिए संविधान लिखेगी, और अंग्रेज एक रिस्पॉन्सिबल हैंड्स पर सत्ता सौंप कर चली जाएगी, यही बात थी। लड़ाई जारी रही, और फिर 1947 में भारत आज़ाद होता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था कुछ अतिरिक्त शक्तियां देकर कि वहीं जाकर फैसला करके आओ, और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा भारत को दो डोमिनियन में बांट दिया गया, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक। तो ये एक जनरल सा एक डिस्कशन था पूरी हिस्ट्री का। तो हमने अब तक एंशिएंट इंडिया, प्री मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया के 2 पार्ट और मॉडर्न इंडिया के 2 पार्ट हमने तेज़ी से डिस्कस किए, और यही सब चीज़ें आपके सिलेबस में कवर की गई हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कम से कम ये समझ लीजिए कि इस तैयारी में अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, शुरुआत से अगर तैयारी करनी है, तो मान के चलिए कि 1.5 से 2 साल का समय आपको लगेगा ही ये समझने में कि यूपीएससी को चाहिए क्या, इतना टाइम ये मांगती है। तो अच्छा है कि जिसने 18वें साल में अगर तैयारी शुरू कर दी है स्कूल के दौरान, ये 11वीं और 12वीं से ही, या चलो अगर उसने ग्रेजुएशन के पहले ईयर से तैयारी कर दी, तो मैं मानता हूँ कि 3 साल का जो समय है उसका ग्रेजुएशन का, उसको अगर उसने सही ढंग से यूटिलाइज़ कर लिया, तो 22वें, 23वें, 24वें या 25वें साल में भी वो आईएएस बन सकता है, ठीक। तो कम से कम ये तैयारी इतना टाइम मांगती है और इतना आपको देना पड़ेगा। तैयारी अगर आपने बहुत जल्दी शुरू कर दी है हाई स्कूल के बाद से ही, तो आपको मुश्किल से 2 या 3 घंटे पढ़ना है रोज़। ग्रेजुएशन में शुरुआत कर दी है तो आप 4 से 5 घंटे पढ़िए रोज़। ग्रेजुएशन के बाद होश में आ रहे हैं, तब उसी आधार पे क्या आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे कोई लड़का या लड़की, स्टूडेंट्स जो हैं, ये पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, जिनकी उम्र 22 या 23 साल होती है, वो इसीलिए निकाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और काफ़ी हद तक यूपीएससी के नेचर को समझ चुके हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी जल्दी तैयारी शुरू की जाए उतना ही अच्छा है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो अब कल हम तय करेंगे कि आगे हमें कौन से सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। तो कल ही मैं आपके सामने बताऊंगा कि आज हम किस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ,
और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। थैंक यू।